बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है और जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है तो किन किन समायोजनों की आवश्यकता हमको होती है। इनमें से एक कारण हमने पढ़ा था जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, वो था नए साझेदार का प्रवेश। फर्म में पहले से जितने भी साझेदार हैं, अगर उसमें एक भी नया साझेदार जुड़ जाता है तो फर्म को फिर से पुनर्गठित करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि नया साझेदार जो फर्म में आया है वो अपने हिस्से की पूंजी के लिए कुछ पैसे लाएगा या संपत्ति लाएगा, फर्म की ख्याति के लिए कुछ वो कंट्रीब्यूशन करेगा और ऐसे बहुत से समायोजन होते हैं जिनके कारण हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अब देखते हैं कि पुनर्गठन नए साझेदार के प्रवेश के समय किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किसी भी फर्म में नए साझेदार की प्रवेश की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। पुराने साझेदार अगर ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो नया साझेदार क्यों आता है, क्यों उसको एंट्री दी जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि फर्म को पूंजी की आवश्यकता होती है। पहले से फर्म में जितने साझेदार हैं वो फर्म को पूंजी दिए रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि फर्म का विस्तार किया जा रहा हो, बढ़ाया जा रहा हो और ऐसी कंडीशन में फर्म को एक्स्ट्रा कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत हो। तो ऐसी कंडीशन में किसी नए साझेदार को फर्म में हिस्सा दिया जा सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है विशिष्ट योग्यता के कारण। हो सकता है फर्म में जो साझेदार हैं वो सामान्य योग्यता वाले हों। मान लीजिए फर्म को एक प्रबंधकीय योग्यता वाले, मैनेजरियल एक कैपेसिटी अच्छी हो उसकी, अगर ऐसे किसी साझेदार की ज़रूरत पड़ती है तो एक विशिष्ट योग्यता के लिए वो किसी नए व्यक्ति को जिसके अंदर वो विशिष्ट योग्यता होती है उसको फर्म में प्रवेश दे सकते हैं नए साझेदार के रूप में। एक कारण यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कई बार फर्म दूसरी फर्म से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है और इस कंपटीशन में आगे निकलने के लिए उसको कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ लेने की ज़रूरत होती है। तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए भी कई बार नए पार्टनर्स को जोड़ना पड़ता है, नए साझेदारों का प्रवेश देना पड़ता है। या फिर हम देखते हैं कि व्यापार को हमेशा एक उचित देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी संपत्तियां हैं व्यापार में, उनके उचित देखभाल की ज़रूरत है, दायित्वों के निर्वहन की ज़रूरत है। अब ऐसी कंडीशन में कई बार हो सकता है कि फर्म में साझेदारों की जो संख्या हो वो पर्याप्त ना हो। ऐसी कंडीशन में एक पार्टनरशिप फर्म को और कुछ नए साझेदारों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है और वो किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फर्म को आगे ले जाना है। ये भी हो सकता है कि फर्म में जो पार्टनर है, जो उनकी जो कैपिटल है, उनकी जो कैपेसिटी है वो फर्म के लिए पर्याप्त नहीं है, फर्म कोई प्रगति नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा सा आगे निकलने के लिए, उन्नति के लिए कई बार नए साझेदारों को भी प्रवेश दे दिया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि किसी फर्म का कारोबार इतना ज़्यादा फैल जाता है, विदेशों तक वो चला जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप ले लेता है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति, जहां से उस फर्म का कारोबार चल रहा हो, अगर वहां पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति फर्म का साझेदार बनना चाहता है तो ये फर्म के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। तो विदेशी कारोबार के कारण भी कई बार नए साझेदारों को फर्म में प्रवेश देना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकती है कि अगर फर्म के किसी साझेदार की निवृत्ति हो जाए, यानी कि वो रिटायर हो जाए, या आकस्मिक रूप से कोई साझेदार किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म में साझेदारों की संख्या अगर कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो नए साझेदारों को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। तो ये तो वो कंडीशंस थी जबकि फर्म में नए साझेदारों को प्रवेश दिया जाता है। अब आइए हम जानें कि ये जो नए साझेदार फर्म में प्रवेश लेते हैं, फर्म में आते हैं, उनको अधिकार कौन कौन से होते हैं।
तो इनको दो तरह के अधिकार दिए जाते हैं। एक, फर्म की जो परिसंपत्तियां हैं उनमें भाग लेने का अधिकार। संपत्तियों को रिवैल्यूएट हम करते हैं, संपत्तियों का मूल्यांकन हम करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में नए साझेदार भाग ले सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि भावी लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार। अब क्योंकि नए जो पुराने जो साझेदार थे वो किसी निश्चित अनुपात में लाभ लेने के लिए साझेदार थे, नया साझेदार जो आया वो अपने हिस्से के कुछ पूंजी ख्याति के लिए कुछ हिस्सा लेकर आया। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने फर्म को पूंजी दी है, फर्म के लिए उसने कुछ काम किया है, तो फर्म के लाभ में फिर भाग लेने का अधिकार उसका होगा। तो ये दो तरह के अधिकार नए पार्टनर को प्राप्त होते हैं। एक चीज हम देखते हैं कि जब नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो इतना आसान नहीं होता है कि हम किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे दें और वो अपने हिस्से की कुछ पूंजी की राशि, कुछ ख्याति की राशि लेकर आ जाए। एक नए साझेदार के आने से फर्म का पूरा लाभ हानि विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है। सारी की सारी संपत्तियां और दायित्व को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। कई बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि फर्म की ख्याति कितनी है, जिसके लिए एक नए साझेदार को एक निश्चित राशि लाने के लिए कहा जाए। तो बहुत सारे समायोजन यहाँ पर हमको करने पड़ते हैं। क्रियात्मक प्रश्नों को जब हल करेंगे तो ये सारे समायोजन हमको वहाँ पर करने पड़ेंगे। तो आइए इन समायोजनों पर एक नज़र डालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नया साझेदार फर्म में आ रहा है वो फर्म के लिए कितनी पूंजी लेकर आ रहा है। यानी हम देखते हैं कि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी क्या है। कई बार प्रश्न में स्पष्ट रूप से दे दिया जाता है कि नया जो साझेदार है वो कितनी पूंजी लाया है, लेकिन कई बार प्रश्न में ये नहीं दिया गया होता है कि नया साझेदार कितनी पूंजी लाया है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ समायोजन दे दिए रहते हैं जिनके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी क्या है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि नए साझेदार द्वारा फर्म को कितनी पूंजी मिली है। दूसरा महत्वपूर्ण समायोजन होता है लाभ हानि अनुपात की गणना करना, यानी कि नए लाभ हानि अनुपात की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। पहले से फर्म में क्योंकि पार्टनरशिप फर्म वो ऑलरेडी थी, कुछ पार्टनर से पहले से थे, तो पहले से ही वो किसी न किसी अनुपात में लाभ हानि का वितरण तो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब एक नया साझेदार उनके साथ जुड़ गया, वो फर्म के लिए कुछ पूंजी लाया है, कुछ ख्याति लाया है, तो अब उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था वो बढ़ गया, यानी चेंज हो गया, वो उसमें एक नए पार्टनर का हिस्सा भी जुड़ गया। तो यहाँ हमको जरूरत पड़ती है नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करने की। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ख्याति की राशि की गणना करना, क्योंकि भाई जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है वो पूंजी किसी न किसी रूप में लाएगा, या तो कैश लाएगा या संपत्तियों के रूप में, या दोनों रूप में ला सकता है। ख्याति की राशि का भी वो कुछ हिस्सा देगा कि भाई फर्म की गुडविल अच्छी है, अगर मुझे इस फर्म को ज्वाइन करना है तो उस पहले से जो बनी बनाई गुडविल है उसके लिए मुझे कुछ हिस्सा देना चाहिए। तो ख्याति के व्यवहार की कैलकुलेशन भी हमको यहाँ पर करनी होती है। एक महत्वपूर्ण समायोजन होता है जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो फर्म की उस समय की वास्तविक स्थिति की हमको गणना करनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग हम यह निर्णय ले सके कि नए साझेदार को कितनी पूंजी फर्म में लानी चाहिए। और इसके लिए हमको हमारे फर्म में जितनी भी संपत्तियां, जितने भी दायित्व होते हैं उनको रिवैल्यूएट करना पड़ता है, उनका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है कि जब वो साझेदार फर्म में प्रवेश ले रहा है तो उस दिन फर्म की संपत्तियां जो है उनका वास्तविक मूल्य क्या है, फर्म के दायित्व जो है उनका वास्तविक मूल्य क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि साझेदार के पूंजी खातों का हमको समायोजन करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल जो पूंजी लानी चाहिए थी उस नए साझेदार को, वो उससे ज़्यादा पूंजी ला रहा है या कम पूंजी ला रहा है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब
साझेदारों के पूंजी खाते का जो बैलेंस होता है वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम अतिरिक्त पूंजी को उन साझेदारों को लौटा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत भी एक स्थिति बनती है, जब साझेदार जितनी पूंजी उनको लानी चाहिए, जितनी पूंजी उनकी होनी चाहिए उससे कम पूंजी होती है, तो ऐसे कंडीशन में उनको अतिरिक्त पूंजी उनसे मांगी भी जाती है। तो ये सारे जो काम हम करते हैं वो पूंजी खाते के समायोजन के अंतर्गत करते हैं। इन सभी खातों को हम अपने क्रियात्मक प्रश्नों में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण समायोजन हो गया। उसके बाद जिस स्थिति में नया साझेदार फर्म में प्रवेश ले रहा है, उस स्थिति में फर्म के पास बहुत सारे संचय होते हैं, बहुत सारे अवितरित लाभ होते हैं या लाभ हानि के कुछ शेष होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो ये भी एक समायोजन हमको तब करना पड़ता है जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। तो यहाँ हमने उन समायोजनों के बारे में जाना जो नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम इसको सीक्वेंस से देखें तो हमको पता चलेगा कि जब हम नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा क्रम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लाभ हानि विभाजन अनुपात देखेंगे, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की हम गणना करेंगे, संपत्ति और दायित्वों का हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम उन पुनर्मूल्यांकन खातों के शेष के आधार पर पूंजी खाते का निर्माण करेंगे, यानी पूंजी खाते में हम समायोजन करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम कंपनी की एक फाइनल बैलेंस शीट तैयार करेंगे। हाँ, अब हम देखें कि ये जो नया साझेदार फर्म में पूंजी लेकर आ रहा है वो किस रूप में होगी। यानी कि हो सकता है कि वो नया साझेदार फर्म में पूंजी की राशि को नगद लाए, कैश के रूप में लाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कैश के रूप में पूंजी की राशि को ना लाकर किसी संपत्ति के रूप में दे दे, यानी कोई फर्नीचर दे दे, कुछ भवन दे दे, बिल्डिंग दे दे, मशीनरी दे दे, इस रूप में भी वो फर्म में प्रवेश ले सकता है। ये माना जाएगा कि पूंजी की राशि के रूप में उसने संपत्ति दी। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो अपनी पूंजी की जो उसकी अमाउंट होती है उसका कुछ हिस्सा नगद देता है और कुछ हिस्से के लिए वो संपत्ति लेकर आता है। तीनों ही कंडीशन में जनरल एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे पहली जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, जब नया साझेदार पूंजी की राशि नगद दे, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर जनरल एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, या फिर हम बैंक भी लिख सकते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रोकड़ या बैंक खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाता से। ये तो हुई जनरल एंट्री की बात, लेकिन इसको हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमको इस राशि को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिखना है। सेकंड कंडीशन, जब नया साझेदार पूंजी की राशि को संपत्ति के रूप में ले आए, थोड़ी सी जनरल एंट्री यहाँ पर हमारी चेंज हो जाती है। यहाँ हम जनरल एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, संपत्ति खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाता से। तो जितने रुपए की वो संपत्ति लाता है उतने रुपए से यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस अमाउंट को हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स करके जो भी एसेट्स की अमाउंट है वो हम नए साझेदार के कैपिटल वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद तीसरी एक कंडीशन बनती है, जब नया साझेदार कुछ हिस्सा जो पूंजी का होता है वो कैश के रूप में लाता है और कुछ हिस्सा वो एसेट्स के रूप में, यानी दोनों तरीके से वो योगदान करता है। तो इस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री हो जाती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रोकड़ खाता या बैंक खाता डेबिट, संपत्ति खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाता से।
और अगर हमको इसको कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग हमको करनी है, तो जैसे कि यहाँ पे हम जनरल एंट्री में देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाय कैश अकाउंट बाय एसेट्स अकाउंट, और जो भी कैश और एसेट्स की अमाउंट होगी वो हम नए साझेदार के हिस्से में लिख देंगे। तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करें जिससे हम इन दोनों विधियों को भली भांति समझ सकें। पहली विधि, जब हमने देखा कि एक ऐसी कंडीशन है जबकि पुराने साझेदार अपना अनुपात, जो पुराना अनुपात है वो यथावत रखें। ऐसी कंडीशन में जैसे कि हमने देखा कि संपूर्ण भाग को हम 1 मान लेते हैं और 1 में से हम नए साझेदार का हिस्सा घटा देते हैं, और उसके बाद हमको जो शेष प्राप्त होता है उसको हम पुराने साझेदारों के का जो पुराना अनुपात है उससे हम गुणा कर लेते हैं, और इस प्रकार फिर हम नया अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए इस संबंधित एक प्रश्न देखें। अ तथा ब 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। यदि पुराने साझेदार अपना अनुपात पुराना ही रखें तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पे कि पुराने साझेदार जो है वो नए साझेदार को किस अनुपात में देंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि यदि पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात ही रखें, यानी पुराना अनुपात यथावत रखें। तो जैसे कि हमने देखा कि कुल भाग को हम 1 मान लेंगे और 1 में से नए साझेदार के भाग को घटा देंगे, यानी कि 1 में से हम 1/6 घटा देंगे। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा 1/1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। अब क्योंकि ये जो हमको भाग प्राप्त हुआ इसको हम पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात से गुणा करेंगे। तो अ जो है वो पुराना साझेदार है और इसका पुराना अनुपात कितना है, जैसे कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 3:2 यानी 3/5। तो 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 से, 3/5 इंटू 5/6 इक्वल टू 15/30। और वैसे ही हम बी के लिए यानी कि ब के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। पुराने अनुपात को जो यहाँ पर हमने शेष प्राप्ति किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/6 इक्वल टू 10/30। और पुराने साझेदार का भाग जैसे कि हमने देखा 1/6 भाग के लिए वो आया है। तो आ और ब दोनों के जो हर है वो 30 है, 30 है। तो इसके हर को भी हमको आ और ब के हर के बराबर करना होगा। तो क्योंकि नीचे है 6 और इसको लाना है हमको 30, तो इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/30। तो इनका नया अनुपात हो जाएगा 15:10:5, या फिर हम इसको और छोटा कर ले 5 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 3:2:1। दूसरी कंडीशन, जबकि पुराने साझेदार अपने भाग में से समान अंश नए साझेदार को दे। हमने देखा था कि अगर ऐसा कुछ प्रश्न में दिया गया है कि जो नया आने वाला साझेदार है उसको फर्म के जो पुराने साझेदार हैं वो अपने हिस्से का बराबर बराबर जो है वो नए साझेदार को दे, तो ऐसे कंडीशन में जितने साझेदार है उतने को हम बराबर हिस्सा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2 साझेदार है तो 1/2 1/2, और जो भी बराबर हिस्सा आता है उसको उसमें से जो नया साझेदार है उसका नया अनुपात या फिर पूरे फर्म का हम नया अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आ और ब 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/6 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। यदि स अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान रूप में प्राप्त करे तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि स जो है वो नया साझेदार है और वो कितने भाग के लिए आया है, 1/6 भाग के लिए। तो 1/6 का आधा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम 1/6 का आधा यानी 1/6 इंटू 1/2, तो 1/12 जो है आ देगा, और उतना ही क्योंकि बराबर दे रहे हैं तो 1/12 ब देगा। अब आ और बा का हम हिस्सा निकाल लें, तो आ का हिस्सा पहले कितना था, 7/12। इसमें से 1/12 वो नए साझेदार को यानी स को दे रहा है, तो यहाँ पे हम 7/12 में से माइनस कर देंगे 1/12, तो ये हो जाएगा हमारा 6/12। और बिल्कुल ऐसे ही हम ब का हिस्सा निकालेंगे। ब का जो पुराना अनुपात है वो है 5/12,
इसमें से हम माइनस कर देंगे स को दिए जाने वाला हिस्सा यानी कि 1/12, तो ये हो जाएगा 4/12। स का नया हिस्सा हम ज्ञात कर ले, हालांकि स का नया हिस्सा तो दिया हुआ ही है 1/6, लेकिन क्योंकि इसके हमको हर को बराबर करना है तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/12। तो इनका नया अनुपात हो जाएगा 6:4:2 यानी 3:2:1। जब पुराने साझेदार अपने भाग में से निश्चित अनुपात नए साझेदारों को दें। इस विधि में जो साझेदार अपने भाग में से जितने अंश का त्याग नए साझेदार के लिए करता है, उसे हम ये मान लेते हैं कि उसे पुराने साझेदारों के अनुपात में से घटाकर नया अनुपात ज्ञात कर लिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये भी। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। आ और ब 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। वे स को 1/6 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। स अपने भाग का 1/24 अ से तथा 1/8 भाग ब से प्राप्त करता है। अब ऐसी कंडीशन में जबकि नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना अनुपात अलग अलग भाग में अलग अलग अंश में प्राप्त करता है, तो आ का जो शेष भाग है, सिंपल हम देख लेते हैं कि आ के पास जो पुराना भाग था वो था 7/12, क्योंकि 7:5 7:5 के रेशियो में वो पार्टनर थे, यानी आ का पुराना भाग था 7/12। माइनस कर देंगे इसमें से हम 1/24, क्योंकि वो अपने भाग में से 1/24 जो है वो नए साझेदार को दे रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7/12 माइनस 1/24, तो ये हो जाएगा 13/24। वैसे ही ब का शेष भाग हम प्राप्त कर ले, तो ब जो है वो 5/12 उसका भाग था और उसमें से वो 1/8 जो है वो स को दे देता है, यानी इसके पास बचता है 7/24। और ऐसे ही हम स का भाग ज्ञात कर ले, तो स का भाग तो ऑलरेडी निकाल के दे दिया गया है 1/6, लेकिन अ और ब के अनुपात से बराबर करने के लिए इसको हम इसके हर को देखेंगे, क्योंकि अ और ब दोनों के हर 24 आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो 1/6 है स का भाग, उसमें 6 जो कि हर है उसको 24 करने के लिए हमको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमको 4/24 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अ का भाग 13/24, ब का 7/24 और स का 4/24, यानी इनका नया अनुपात हो जाएगा 13:7:4। जब पुराने साझेदार अपने भाग से निश्चित अंश नए साझेदारों को दें। इस विधि में पुराने साझेदारों के भाग में से वह अंश घटा देना चाहिए जो वे नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं। इस प्रकार हम एक नया अनुपात निकाल सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं। अ और ब 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। स अपना आधा भाग अ से और आधा भाग ब से प्राप्त करता है, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने देखा कि स अपने भाग का आधा यानी 1/4 का आधा, तो 1/4 इंटू 1/2 अगर हम करते हैं तो 1/8 आता है। तो अपने भाग का 1/8 वो जो है वो ए से प्राप्त करता है स, और 1/8 ही वो ब से भी प्राप्त करता है। तो फिर हम देखते हैं आ का भाग क्या हो जाएगा। आ के पास पुराना भाग था, क्योंकि 3:2 में ये साझेदार है, तो इनका पुराना भाग था 3/5 और इसमें से इसने 1/8 हिस्सा नए साझेदार को दे दिया, यानी यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 3/5 माइनस 1/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19/40। ब के लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ब का जो नया भाग है वो है 2/5, क्योंकि 3:2 के रेशियो में वो साझेदार है, और स को वो कितना दे रहा है 1/8, तो 2/5 माइनस 1/8 इक्वल टू 11/40, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। और स का भाग हो जाएगा, स का क्योंकि उसके पास
1/4 भाग के लिए वो आ रहा था, तो इसके हम हर को बराबर करने के लिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40। और तो हर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश को भी हमको करना है, तो ये हो जाएगा 10/40। यानी इनका नया रेशियो हो जाएगा 19:11:10। जब कोई पुराना साझेदार अपने भाग में से नए साझेदार को संपूर्ण अंश दे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि पुराना साझेदार अकेले ही नए साझेदार को पूरा का पूरा जो उसका शेयर है वो दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नए साझेदार को दिए जाने वाले अंश को हम पुराने साझेदार जो भी अंश दे रहा है उसके हिस्से से घटा देंगे और फिर नया अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि अ और ब 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। स अपना संपूर्ण भाग अ से प्राप्त करे तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि स एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश लेता है। उसका हिस्सा है 1/6 और वो अपना पूरा का पूरा हिस्सा अ से प्राप्त करता है। ऐसी कंडीशन में अ के अनुपात में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर अ का शेष भाग हो जाएगा, क्योंकि पहले उसका जो भाग था वो था 7:5 के हिसाब से 7/12। इसमें से हम जो स को इसने भाग दिया है 1/6 उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7/12 माइनस 1/6 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/12। ब का जो हिस्सा है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 5/12 भी रहेगा। स का जो हिस्सा है 1/6, तो 6 हर में जो है उसको हमको 12 करना है, इक्वल हमको समानुपात अनुपात में लिखने के लिए। तो ये इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर को, तो हमको अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2/12। यानी इसका नया अनुपात हो जाएगा 5:5:2। संतोष और विनोद एक फर्म में साझेदार हैं जो अपनी लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने हेमराज को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो साझेदार हैं, संतोष और विनोद, और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, यानी कि 3/5 एंड 2/5। हेमराज जो कि नया साझेदार है वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर किसका कितना हिस्सा किसने दिया, कितना प्राप्त हुआ, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये मानते हुए कि पुराने साझेदारों का जो अनुपात है वो यथावत रखा जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कुल भाग 1 मान लेते हैं और 1 में नए साझेदार के भाग को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कुल हिस्सा 1 है और 1 में 1/5 अगर हम घटाते हैं 1 माइनस 1/5, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 4/5। अब संतोष का हिस्सा कितना है 3/5, तो 3 ये जो नया जो हिस्सा हमको मिला रहता है 4/5, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो पुराना साझेदार जो है संतोष, उसका जो पुराना भाग है वो है 3/5, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 4/5 से, तो ये हो जाएगा 12/25। वैसे ही विनोद जो कि पुराना साझेदार है, इसका हिस्सा है 2/5, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 4/5 से, तो इसको हो जाएगा 18, तो इसको मिल जाएगा 8/25। और हेमराज जो कि 1/5 इसका रेशियो है 1/5 भाग के लिए आया था, इसके हर को अगर हमको 25 करना है जैसे कि संतोष और विनोद का है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे अगर हम 5 से हर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश को भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 5/5 यानी 5/25। तो नया अनुपात इनका हो जाएगा 12:8:5। अब हमको क्योंकि नया अनुपात भी मिल गया है और पुराना अनुपात भी था हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में संतोष और विनोद ने क्या त्याग किया है, क्या गेन उनको हो रहा है, उसको हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के। तो इसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
तो संतोष का जो पुराना अनुपात है वो है 3/5 और इसमें से हम नया अनुपात जो है संतोष का जो हमने अभी कैलकुलेट किया 12/25 ये माइनस कर देंगे और इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमको 3/25 मिल जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही विनोद के लिए हम करेंगे तो विनोद का जो पुराना अनुपात था हम देख रहे हैं वो 2/5 था, 3:2 के हिसाब से 2/5 था और नया अनुपात जो हमने कैलकुलेट किया वो है 8/25। तो ये 2/25 इनका त्याग अनुपात हो जाएगा, यानी त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 3:2। आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:7 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने स को साझेदार बनाया जो अ से 1/7 भाग और ब से 2/7 भाग प्राप्त करता है। नया लाभ हानि अनुपात एवं त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नया साझेदार है वो अपना भाग दो पुराने साझेदारों से अलग अलग अनुपात में प्राप्त कर रहा है। तो बहुत आसानी से क्योंकि अनुपात निकाल के दिया गया है कि किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है, तो बिल्कुल हम यहाँ पर आ और बा दोनों का जो पुराना अनुपात है उसमें से हम जितना भी भाग ये स को दे रहे हैं उसको हम घटा देंगे और इनका नया अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। तो आ का भाग कितना हो जाएगा? आ का पुराना अनुपात था 3:7 3:7 यानी कि 3/10। इसमें से वो स को कितना दे रहा है 1/7, तो 1/7 हम माइनस कर दें तो ये हमको मिल जाएगा 11/70। वैसे ही ब के लिए हम देखते हैं 7/10 है इसका ओल्ड रेशियो, 3:7 के हिसाब से 7/10 है। इसमें से अगर हम माइनस कर दे 2/7 तो ये हो जाएगा 29/70। तो स का कुल भाग कितना हो जाएगा? 1/7 वो ए से प्राप्त करता है और 2/7 वो बी से प्राप्त करता है, तो इसका नया भाग हो जाएगा 3/7। अब क्योंकि 7 है इसके हर में, इसको हमको 70 करना है, ए और बी के इक्वल करना है, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अंश को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30/70। तो नया लाभ हानि अनुपात हो जाएगा 11:29:30। अब ऐसे ही हम क्योंकि हमको नया अनुपात मिल गया और पुराना अनुपात तो था ही हमारे पास, तो हम इनका ए और बी का अगर त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करके तो यहाँ पे ए का पुराना अनुपात था 3/10 और नया हो गया 11/70, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 10/70। और वैसे बी के त्याग अनुपात के लिए हम देखें तो पुराना अनुपात है 7/10, इसमें से हम नया अनुपात 29/70 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 20/70। तो इनका त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 10:20, या हम इसको और शॉर्ट कर ले तो 1:2 हो जाएगा। पी, क्यू और आर साझेदार है जो लाभ हानि 3:2:1 के रेशियो में बांटते हैं। एस को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाया गया, वो 1/16 भाग पी से और 1/16 भाग क्यू से प्राप्त करता है। नए अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 साझेदार है पी, क्यू और आर। इनका पुराना जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1 और एस को 1/8 हिस्से के लिए साझेदार बना रहे हैं। यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो 1/16 पी से लेता है और 1/16 क्यू से लेता है, यानी पी का हिस्सा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी का जो भाग है वो है 3/6 पुराने अनुपात के हिसाब से। इसमें से ये 1/16 एस को दे दिया, तो 3/6 माइनस 1/16 कर दिए, तो यहाँ ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 24 माइनस 3/48 यानी ये हो जाएगा 21/48। वैसे ही Q के लिए हम निकाल ले तो Q के पास पुराना जो हिस्सा था वो था 2/6, इसमें से ये 1/16 भाग नए साझेदार को दे दिया, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3/48 इक्वल टू 13/48। अब R का जो हिस्सा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको समानुपात में क्योंकि हमको लिखना है तो हम इसके हर को इक्वल कर ले, तो 1/6 इसका हिस्सा था। हर में 48 लाने के लिए हमको 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम अंश को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/48।
और वैसे ही s के लिए हम देख रहे हैं कि 1/8 इसका भाग है और इसको भी हमको 48 बनाना है, इसके हर को भी, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो अंश भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका हिस्सा हो जाएगा 6/48। तो नया अनुपात इनका हो जाएगा PQRS का 21:13:8:6।